शोपिया से गिरफ्तार मस्जिद के इमाम इरफान अहमद से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आपको जानकारी देते हैं, इरफान को जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के मामले में ही गिरफ्तार किया था। इरफान अहमद श्रीनगर की मस्जिद में इमाम है, उस पर डॉक्टर्स को ब्रेन वॉश करने का आरोप लगा है। इरफान के साथ पुलिस ने उसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया है। इरफान के पास से पुलिस ने 5 मोबाइल हैं वो भी जब्त कर लिए हैं। तो ये इस वक्त आपको खबर बता रहे हैं कि कैसे एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये पूरी की पूरी जो वारदात है इसको कैसे अंजाम दिया गया, ये जो मॉड्यूल है वो कैसे काम कर रहा था। तो मस्जिद के इमाम इरफान अहमद से अब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश का खुलासा श्रीनगर के इसी इलाके से उस समय हुआ जब 19 अक्टूबर को श्रीनगर पुलिस ने एक एफआईआर लॉन्च किया और एफआईआर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने का आरोप था। हम इस वक्त श्रीनगर के उसी नौगाम बनपोरा इलाके में मौजूद है जहां पर ये पोस्टर्स लगाए गए थे। यही वो जगह है जहां पर जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए गए थे और ये पोस्टर मौलवी इरफान के कहने पर इस इलाके में लगाए गए थे। पुलिस ने जब पूरे मामले की तहकीकात की तो पता चला कि कुछ स्टोन पेल्टर्स है जिनका रिकॉर्ड 2019 में था कि वो स्टोन पेल्टिंग करते थे। कई बार पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर चुकी थी। उन तक पहुंचने में जम्मू कश्मीर पुलिस कामयाब हो गई और उनसे जब इंट्रोगेशन किया गया तो उन्होंने मौलवी इरफान का नाम दिया और मौलवी इरफान शोपियन के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कई बड़े नामों का खुलासा किया और सबसे पहला नाम जो था वो डॉक्टर अदील का था और डॉक्टर अदील सहारनपुर में थे और सहारनपुर से डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी हो जाती है और डॉक्टर अदील जब गिरफ्तार होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है तो जीएमसी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से उनके लॉकर से एक AK-47 राइफल जो है वो बरामद की जाती है और धीरे धीरे जो है इस पूरे नेटवर्क के जो कनेक्शंस है वो सामने आ जाते हैं और उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हो जाती है। आदिल के कहने पर वो ये खुलासा करता है कि उनके साथ एक और डॉक्टर मुजम्मिल है और डॉक्टर मुजम्मिल को जब गिरफ्तार किया जाता है तो फरीदाबाद में उनके पास में से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया जाता है और एक बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा होता है। डॉक्टर उमर का नाम सामने आ जाता है। हालांकि डॉक्टर उमर जो है इस बीच फरार होने में कामयाब हो जाता है लेकिन आखिरी बार उन्हें दिल्ली ब्लास्ट होने से पहले कार में सवार देखा जाता है और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है। देखिए, शोपिया की जिस मस्जिद में इरफान इमाम था उसी मस्जिद में इरफान को कमरा दिया गया था और उसी कमरे में अपनी बीवी के साथ इरफान रहा करता था। इस कमरे की जब छानबीन की गई, इस कमरे में जब तलाशी ली गई तो जैश के 3 पोस्टर इस कमरे से मिले हैं। आपको जानकारी दे दें कि इरफान के कहने पर ही इलाके में जैश के पोस्टर लगाए गए थे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि शोपिया की जिस मस्जिद में इरफान इमाम था वहीं उसी मस्जिद में उसे कमरा दिया गया था, रहने के लिए कमरा दिया गया था जहां वो अपनी पत्नी के साथ रहा करता था और उसी कमरे में जैश के पोस्टर भी बरामद हुए हैं। हम इस वक्त मस्जिद अली में मौजूद है और ये फैज़ाबाद कॉलोनी है श्रीनगर के नटीपोरा इलाके की और ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं इसी मस्जिद में इरफान जो है नमाज पढ़ाते थे, जो मुफ्ती के नाम से भी जाना जाते थे। वर्ष 2019 में वो इस इलाके में आए थे और इसी मस्जिद के परिसर में उन्हें यहाँ की जो महिला कमेटी है, जो मस्जिद कमेटी है, उन्होंने एक रूम जो दिया था उन्हें रहने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये उनका रूम सामने है और यहाँ पर अभी भी 2 ताले लगे हुए हैं क्योंकि मस्जिद के इमाम की जो है गिरफ्तारी हुई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जैश ए मोहम्मद के पोस्टर जो है नौगाम इलाके में लगाए थे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये उनका वो रूम था जहाँ पर वो 2019 से कोविड के दौरान जब वो यहाँ आए थे यहाँ पर रह रहे थे। यहाँ के जो महिला कमेटी के प्रेसिडेंट है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, यही वो कमरा है जो इमाम साहब का? हाँ, यही कमरा मौलवी साहब के हमने रखा क्योंकि उसको रात भर बैठा, दिन को बैठा कमरा रखा, आराम से बैठता वो। कहीं भी वो फैमिली भी लाता है इधर,
कभी मतलब फैमिली भी रहा था, खासकर सर्दी में। गर्मी में इनको मतलब ज़मीन के साथ काम होता है, गर्मी में 2-3 महीने उसको घर भी बेचता है, बाकी कमरा यही है। तो फैमिली में उनके साथ में कौन कौन हुआ करता था? सिर्फ बीवी, कभी माँ आता, कभी ज़्यादा बीवी रहता है इधर। और कुछ लोग उनसे मिलने आते थे? नहीं, उसने वो यहाँ रखा ही नहीं धंधा। ये मतलब हमसाए भी अगर कोई लेडीज आते हैं फूक मारने के लिए, वो भी उसको बोलता कमरे में नहीं, या अंदर बैठूंगा मैं, उधर फूक अंदर कमरे में। वो लेता नहीं किसी लेडीज को अंदर, बोलता है नहीं इजाजत नहीं इसकी, मैं किसी लड़की से अंदर बैठूंगा और फूक मारूंगा। अच्छा, ये हमने देखा कि यहाँ पे 2 ताले लगे हुए हैं, ये 2 ताले किसने यहाँ पे लगाए हैं? एक ताला पुलिस के हाथ के पास चाबी, ये मौलवी साहब ने लाक रखा, जब उन्होंने खोला फिर उन्हें एक लाक लगाया और चाबी अपने साथ लिया। फिर मुझे वहम हो गया कि और मत कोई आएगा, ये ताला तोड़ेगा, खिड़की तोड़ेगा चोरी के लिए, तो मुझे ले जाएंगे पुलिस शायद आप लोगों ने। फिर हमने इसको दूसरा ताला लगाया और बाहर गेट पर भी हमने तमाम गेटों को ताला लगाया, अंदर मत कोई घुसेगा। तो छापा जब यहाँ पर पुलिस का पड़ा तो क्या क्या यहाँ से बरामद हुआ? यहाँ जब पुलिस आया मजिस्ट्रेट के साथ, बोला ये मजिस्ट्रेट साहब है, गया अंदर खोला। देखिए, इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और एक और खुलासा डॉक्टर शाहीन के बारे में हुआ है। वही डॉक्टर शाहीन जो कि लखनऊ की रहने वाली है, जिसे गिरफ्तार किया गया, उसके पूर्व पति की तरफ से खुलासा किया गया है। डॉक्टर जफर हयात का बयान सामने आया। पेशे से आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जफर हयात ने कहा कि तलाक के बाद से उनका शाहीन से कोई भी कांटेक्ट नहीं था। शादी से 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे उनके साथ हैं। हयात के मुताबिक शाहीन नॉर्मल थी, लेकिन वो बहुत एम्बिशियस थी। तो ये देखिए, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुलासा यह है कि आतंकी मॉड्यूल में लखनऊ से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात का बयान सामने आया है। डॉक्टर जफर हयात की बात करें तो ये पेशे से आई स्पेशलिस्ट हैं, शादी से 2 बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे जफर हयात के साथ रहते हैं। और शाहीन के बारे में जो जानकारी उनकी तरफ से मिली है उसके मुताबिक वो बहुत नॉर्मल थी, लेकिन ज्यादा एम्बिशियस थी और तलाक के बाद से इन दोनों का कोई संपर्क नहीं था। वो शादी में मेरी 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया। उसका मेरा कोई उनका कनेक्शन नहीं रहा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। ना मुझे ये पता था कि वो है कहाँ पे, प्रेजेंट टाइम में भी कहीं नहीं कुछ पता था। और जब से वो गई है तब से उन सब मेरा कोई कंटैक्ट नहीं रहा, नहीं कोई मेरे बच्चों को कंटैक्ट रहा। कारण तो वही समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने लिया था, तो वही समझ सकते उस चीज को। 2 बच्चे थे उस टाइम, एक 7 साल का बच्चा था और एक 4 साल। देखिए, आपने डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति का बयान सुन लिया। अब डॉक्टर शाहीन के भाई का भी बयान सामने आ गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, डॉक्टर शाहीन के भाई शोएब का बड़ा बयान सामने आया है। शाहीन के भाई शोएब ने कहा कि उसका शाहीन से बीते 4 सालों से कोई भी संपर्क नहीं था, कोई बातचीत शाहीन से नहीं थी भाई की। शाहीन और परवेज ऐसा करेंगे यकीन नहीं हो पा रहा है। तो ये परिवार वालों की तरफ से जो खुलासे किए जा रहे हैं उससे ये तो समझ में आ रहा है कि शाहीन का कई वक्त से परिवार से कोई संपर्क नहीं था, वो एकाएक गायब हुई थी, जैश के लेडी विंग से जुड़ गई थी। और अब खबर यह है कि 4 साल से भाई से भी कोई संपर्क नहीं था और भाई इस बात का यकीन नहीं कर पा रहा है कि शाहीन और परवेज ऐसा कुछ कर सकते हैं। नॉर्मल जो है, बस उन्होंने जैसे ही उनकी जो पूछताछ जो करी, उन्होंने जो देखा वाला मतलब जो सर्च जो कर रहा था, तो उन्होंने सर्चिंग करी। उसके बाद जो है उन्होंने एक वो बना करके और जो है मतलब साइन करा के ले गए। फोन वगैरह, कॉल डिटेल वगैरह की भी जानकारी ली? ना, फोन कॉल तो डिटेल जानकारी तो भाई लेंगे ही भाई। घर उनके घर हमारा कोई नहीं आना जाना था। वो जब से वो घर जब से बना है तब से हमारा उनके वहाँ से आना जाना बिल्कुल खत्म था। शादी जो है हमारी बहन की महाराष्ट्र में जो है बहन हुई थे हमारे, तो वो उनसे हुई थी। अब महाराष्ट्र में मैं शादी में भी नहीं जा पाया। अच्छा, एक्चुअली में मेरा कोई वर्क आ गया था, मैं लखनऊ से बाहर था, इमरजेंसी में मैं गया हुआ था। वहाँ से फिर मैं लौट के जब आया तो उसी बीच मतलब ये बात पता चली कि शादी हो गई है, तो मैं वहाँ पे मतलब नहीं जा पाया। हस्बैंड जो है मतलब वो भी किसी प्राइवेट जॉब करते थे। अब मेरे को ये बिल्कुल क्लियर नहीं पता कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं इस टाइम, कुछ नहीं मालूम। अच्छा, अब आपकी बहन का जिस तरीके से जिस संगठन से नाम जुड़ा है, क्योंकि घटना हुई दिल्ली में, बड़ी घटना रही, तो अब इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? आप क्या कहेंगे, आपका क्या अपना मानना क्या है? नहीं, हमारी समझ से देखिए बिल्कुल सीधी बात है कि इन गतिविधियों में हमारे भाई बहन बिल्कुल लिप्त नहीं है, सीधी बात है।
जो हमको जो लग रहा है ना। हाँ, हो सकता है। अच्छा, मुजम्मिल जो है, क्या मुजम्मिल नहीं, हम ये देखिए वही मैं बताया ना कि जितने लोग जो हैं। ठीक है। और दिल्ली ब्लास्ट पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर ये है कि जो धार्मिक स्थल हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। अयोध्या और वाराणसी जैसे धार्मिक स्थलों को टारगेट करने की कोशिश थी। अयोध्या में बाकायदा स्लीपर सेल को एक्टिव किया गया था और स्लीपर सेल को एक्टिव करने का काम डॉक्टर शाहीन की तरफ से किया गया था। तो सिर्फ दिल्ली को दहलाने की साजिश नहीं थी, बल्कि देश के कई अलग अलग हिस्सों पर ये लोग नजर बनाए हुए थे, जिसमें खासकर अयोध्या और वाराणसी जैसे धार्मिक स्थल भी शामिल थे। जानकारी ये मिल रही है कि अयोध्या में स्लीपर सेल को एक्टिव कर दिया गया था और ये जो एक्टिव स्लीपर सेल को किया गया, ये डॉक्टर शाहीन की तरफ से किया गया था। स्लीपर मॉड्यूल को उसी ने एक्टिव किया था। तो लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने रखते हैं। एनआईए ने कार धमाके की जो जांच है वो इस वक्त तेज कर दी है। ग्राउंड पर हम मौजूद हैं और यहीं पर एनआईए की जो टीम है वो लगातार जांच कर रही है, वो लगातार यहां से सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ब्लास्ट कैसे हुआ। एनआईए की टीम इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है। एनआईए के 10 अधिकारी इस वक्त मौके पर हैं। एडीजी विजय सखारे की अगुवाई में टीम जांच कर रही है। एक एक सबूत जुटाया जा रहा है। टीम में आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी और डीएसपी लेवल के अफसर जांच कर रहे हैं। विस्फोटक साजिश की जांच दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक जारी है। फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में इस वक्त छापेमारी की जा रही है, जिस यूनिवर्सिटी से ये डॉक्टर्स जुड़े हुए थे। डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे को भी सीज कर दिया गया है और 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो इस वक्त ताबड़तोड़ एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। कुमार सोनू मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जी कुमार, बताइए क्या इस वक्त चल रहा है? एनआईए जांच कर रही है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूं जहां ब्लास्ट हुआ था। जो दूसरी गाड़ियां उसमें डैमेज हुई हैं उनकी वीडियोग्राफी जो है वो एनआईए की टीम इस वक्त कर रही है। आप देखेंगे सामने एक टीम का सदस्य जो है वो कैमरे से पूरी वीडियोग्राफी कर रहा है और एक एक बारीकी डिटेल को जो है कैमरे में कैद किया जा रहा है, ताकि उसके बाद जो एनआईए की 10 सदस्यीय टीम जो बनाई गई है इन्वेस्टिगेट करने के लिए पूरी इस बम धमाके को, उसको जो है टीम जो है एनालाइज कर सके, वीडियो को ये देख सके कि कितना डैमेज हुआ है। और क्योंकि जब कोई भी इस तरह की घटना होती है तो उस दौरान तमाम जो एग्जिबिट्स हैं वो एफएसएल के पास होते हैं। तो उस दौरान तकरीबन 12 से 15 दिन तक वो तमाम जो एग्जिबिट्स हैं वो एफएसएल के पास रहते हैं। तो ऐसे में 15 दिनों तक जो है किसी भी तरह से जो जांच है वो उसकी गति धीमी ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये तमाम एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। आप देखें कि इस वक्त एनआईए के जितने भी टीम के सदस्य हैं वो इस वक्त मौके पर हैं और लगातार जो तमाम फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो है वो स्पॉट की कर रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। लेकिन आधिकारिक तौर पर जो जांच है वो एनआईए को सौंप दी गई है। फिलहाल लाल किले के सामने की जो सड़क है दोनों तरफ से बंद की हुई है आम पब्लिक के लिए। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है और इस वक्त स्पॉट की जो है एनआईए वीडियोग्राफी कर रही है। कल देर शाम जो है एनआईए को आधिकारिक तौर पर जांच सौंपी थी, गृह मंत्रालय की तरफ से सौंपी गई थी और अब यहां पर वीडियोग्राफी चल रही है, फोटोग्राफी चल रही है। एक एक पक्ष को जो है देखा जाएगा, उसको जांचा जाएगा और उसी के लिए जो है ये जो जांच है वो एनआईए की अब शुरू हो चुकी है। जी प्राची। जी बिल्कुल ठीक। देखिए सोनू, अब एनआईए इस वक्त यहाँ स्पॉट पर मौजूद है और एनआईए की टीम लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी भी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल कॉलेज का परिसर पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है। स्टूडेंट से पूछताछ हो रही है। अब तक 50 से ज्यादा स्टूडेंट से पूछताछ की जा चुकी है। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद से विस्फोटक मिलने के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो पड़ताल है वो लगातार जारी है, क्योंकि यहीं के 3 डॉक्टर्स उमर, मुजम्मिल और शाहीन इस पूरे मामले की धुरी में नजर आते हैं। इसलिए अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार कल से टीम मौजूद है, पूछताछ कर रही है। जो साथी डॉक्टर्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनसे पूछताछ की गई है और 50 से ज्यादा स्टूडेंट से अभी तक पूछताछ की जा चुकी है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने मुजम्मिल का अल फलाह यूनिवर्सिटी का कमरा भी सीज कर दिया है। जिस कमरे में मुजम्मिल रहा करता था उस कमरे को सील कर दिया गया है। उसका लैपटॉप और आईडी भी इस वक्त जब्त कर लिया गया
है और लैब के टेक्नीशियन से क्राइम ब्रांच जो है वो इस वक्त पूछताछ कर रही है। डॉक्टर मुजम्मिल का अल फलाह यूनिवर्सिटी का कमरा सीज हो गया है, उसका लैपटॉप आईडी जब्त कर लिया गया है और लैब के टेक्नीशियन से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। धौज गांव में मुजम्मिल के ने कमरे का 2 महीने का जो एडवांस था वो दिया था। पहले दिन एडवांस पेमेंट किया, उसके 2 दिन बाद आकर एक्सप्लोजिव और सामान रखा। आपको बता दें पिछले वाले हिस्से यानी अंदर का कमरा मांगा था ताकि किसी की नजर में मुजम्मिल ना आ जाए, इसलिए उसके कमरे को सीज कर दिया गया है। उसके संपर्क में आए लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। लैब टेक्नीशियन से भी जो क्राइम ब्रांच है वो लगातार पूछताछ इस वक्त करती हुई नजर आ रही है। यानी पूरी तरीके से पता लगाया जा रहा है कि दिल्ली में यहां अगर ब्लास्ट वाली साजिश रची गई तो इसके पीछे कौन है।